ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। ओके चिराग, आपने ये पूछा था ना वो पीडीएफ के लिए, तो मैंने आई टॉक टू द टीम, बट पॉलिसी यही है कि वो ऐप पे अवेलेबल रहेगा, वो डाउनलोड करने के लिए नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब पहले तो ये भी था कि उसमें आंसर्स नहीं थे, बट देन वी प्रोवाइडेड आंसर्स, तो वही उस नहीं रह पाएगा, ऐप पे ही आप उसको अवेल कर सकते हो। ओके देन स्टार्ट करते हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड। अब फाइनेंस मार्केट में सेपरेटली उसके सारे पार्ट्स भी दिए हुए हैं, बट वो अलग चैप्टर्स में तो यहाँ पे कवर नहीं किया, केवल फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन अलग है, मतलब कि क्रेडिट मार्केट वगैरह डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर लेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मार्केट, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। द प्राइसेस ऑफ financial instruments are determined by the regulators. Financial markets contribute to the mobilization of savings. In the financial market, investors can sell their securities readily and convert them into cash, and risk is transferred from investors who have provided the funds for making those investments to the entity which undertakes the investment. इसमें से कौन से सही है फंक्शंस के लिए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में? ए 1, 2 and 4। 1, 2 and 4, ओके। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट तो कह रहा है द प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स नहीं करते हैं, मार्केट फोर्सेस करते हैं। मार्केट फोर्सेस ये हम लोग के प्राइस डिस्कवरी के अंदर आता है। तो हमने क्या पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इस तरीके से कर्व बनता है ना प्राइस डिस्कवरी का, ऐसे डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इंटरैक्ट करेगा वहां पे उसका प्राइस डिटरमाइन होगा। तो रेगुलेटर नहीं फिक्स करता है, डिमांड एंड सप्लाई जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स कंट्रीब्यूट टू द मोबिलाइजेशन, करेक्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स के ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट सही होगी। ये प्राइस डिस्कवरी था, वो हमारा गलत हो गया। सेकंड है फंड मोबिलाइजेशन, तो ये करेक्ट है। थर्ड प्रोवाइड कर रहा है लिक्विडिटी। यस, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट, रेडिली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। फोर्थ क्या कह रहा है, रिस्क ट्रांसफर्ड। अब ये रिस्क शेयरिंग प्रोवाइड करता है, ये रिस्क शेयरिंग का काम है जो कि प्रोवाइड करता है। पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है? जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल कर पा रहे हैं मार्केट में, है ना, वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल कर पा रहे हैं। तो फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिस्क ट्रांसफर हो रहा है, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू द एंटिटीज बट फ्रॉम द एंटिटीज टू द इन्वेस्टर्स। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। जो एंटिटीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उनसे किसके ऊपर जा रहा है? जिन्होंने फंड प्रोवाइड किया है। एंटिटीज आर अंडरटेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स, वो डिफरेंट होते हैं, है ना। रिस्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंटिटी जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस पे ट्रांसफर हो जा रहा है? एंटिटी से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो किस पे ट्रांसफर हो जा रहा है? जो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, हु हैव प्रोवाइडेड द फंड्स। तो फंड प्रोवाइडर से एंटिटीज नहीं, बल्कि एंटिटी से फंड प्रोवाइडर्स होता है। इसका ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टर से एंटिटी नहीं, एंटिटी से फंड प्रोवाइडर्स पे या इन्वेस्टर्स पे। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, केवल ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा प्राइस डिटर्मिनेशन देख लिया, फंड मोबिलाइजेशन, लिक्विडिटी, रिस्क शेयरिंग। एक्सेसिबिलिटी का एक और फंक्शन होता है। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि हम लोग को जो पोटेंशियल बायर्स है, सेलर्स है, उनको एक मार्केट प्रोवाइड करता है दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड बाय एनी पर्सन, है ना। उसके अलावा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंफॉर्मेशन कॉस्ट, ये सारा भी कम होता है। सो यहाँ पे आंसर 2 and 3 होगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली मार्केट है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। नेक्स्ट, investors requires various type of information while buying and selling the securities, and for obtaining the same, time and money is required. What is the role of financial markets in this regard? Financial market का रोल क्या है इस रिगार्ड में, इंफॉर्मेशन में? Financial markets reduce the cost of transactions. Financial markets increase the cost of transactions. They increase the time of transactions.
इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन फी बेसिस। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? बताइए। ABCD करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। विच स्टेटमेंट विल बी करेक्ट? अगेन ये रोल से, ये फंक्शन से रिलेटेड है, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में, लास्ट क्वेश्चन में रूल्स देखे, उसके अलावा। कॉस्ट रिडक्शन की ही बात करेगा, इंक्रीज तो करेगा नहीं ना, टाइम इंक्रीज करने की बात करेगा, ये होगा तो उसका कोई फंक्शन तो होगा नहीं। दूसरा, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन फी बेसिस, तो यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को तो फी देनी ही नहीं पड़ती है ना। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ठीक है, तो कौन सा सही बचा? केवल फाइनेंशियल मार्केट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यस, ए इज द राइट आंसर। तो रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर इंफॉर्मेशन, ये इसका एक और रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट्स का। नेक्स्ट, प्राइस डिस्कवरी डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, हाउ डू द फोर्सेस वर्क? अभी हमने देखा था प्राइस डिस्कवरी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मार्केट फोर्सेस पे वर्क करती है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? इफ डिमांड इज हायर देन सप्लाई, द प्राइस ऑफ एन एसेट विल डिक्रीज। If supply is higher than demand, the price of the asset will decrease. Price often favors the buyers. Price discovery enables traders to determine whether buyers or sellers are dominant in a market and what a fair market price is at any point of time. बताइए। प्राइस डिस्कवरी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? A, 2 and 4. If supply is higher than the demand, price of the asset will decrease. हाँ ठीक है, ये सही है और ये भी सही है। 3 भी तो सही है, प्राइस ऑफन फेवर्स द बायर्स। प्राइस ऑफन फेवर्स द बायर्स भी तो सही है, मतलब कि जो फेवर्स द बायर्स का मतलब है बायर का जो बिहेवियर होगा उस पे ज्यादा डिपेंड करेगा हमारा प्राइस, उस पे ज्यादा डिपेंड करेगा प्राइस। देखिए, किसी भी चीज की अगर क्या होती है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो क्या हो जाते हैं, प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो इससे क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। दूसरा, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, सप्लाई अगर हायर है डिमांड से, इसका मतलब क्या है, एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई, तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। जो सेलर्स होंगे दे विल बी फोर्स टू रिड्यूस द प्राइस, है ना। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं प्राइस ऑफन फेवर्स द बायर्स, प्राइस ऑफन फेवर्स द बायर्स। जहां पे इजीली अगर सप्लाई है जिस भी मार्केट में, पर डिमांड नहीं है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। पर अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो हम लोग को फेयर मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो 2, 3 एंड 4 सही है, 1 गलत है, 2, 3 एंड 4 सही है। प्राइस डिस्कवरी से रिलेटेड और भी चीजें हैं कि मतलब ये सारे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द प्राइस डिस्कवरी। अब प्राइस डिस्कवरी का हम लोग ने देख लिया कि डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हम लोग का प्राइस हो जाएगा, है ना। ये क्वांटिटी होती है, ये प्राइस होता है। जो हम लोग ने डिमांड चार्ट में पढ़ा था, सेम चीज इंस्ट्रूमेंट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए भी है। तो इसमें से अब पूछा गया कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे। सप्लाई एंड डिमांड, एटीट्यूड्स टू रिस्क, वोलेटिलिटी, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मार्केट मैकेनिज्म्स। सप्लाई एंड डिमांड तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। एटीट्यूड टू रिस्क, मैंने कई बार इस चीज को बताया, एक रिस्क लवर पीपल होते हैं, रिस्क एवर्स होते हैं जो अवॉइड करना चाहते हैं, रिस्क न्यूट्रल होते हैं, दे डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय रिस्क। वोलेटिलिटी होता है कितनी आसानी से प्राइस वेरिएशंस आ रहे हैं, कितनी आसानी से प्राइस वेरी कर रहा है। अवेलेबल इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले वी नीड फुल इंफॉर्मेशन, अगर नहीं होगी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एंड मार्केट मैकेनिज्म्स। तो कौन सा है जो कि फैक्टर नहीं है? सारे फैक्टर्स हो गए ना, सारे फैक्टर्स हो गए, ऑल आर करेक्ट,
सभी फैक्टर्स हो गए। एटीट्यूड टू रिस्क बताएगा कि अगर लोगों का एटीट्यूड रिस्क की तरफ, रिस्क लवर्स हैं, तो वो लोग हायर प्राइस पे परचेज करेंगे। वोलाटिलिटी, अगेन अगर वो लोग ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हैं, अगर वोलाटाइल मार्केट होगा तो वहां पे क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये भी एक चीज होता है, पार्टिसिपेंट दे वुड नॉट वांट टू एंटर इन अ पर्टिकुलर मार्केट दैट इज वोलाटाइल। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने से पहले इंसान बहुत ज्यादा सोचता है। वहीं पे कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि रिस्क लवर्स होते हैं, तो फिर से वो वोलेटाइल में आ जाएंगे। हाँ, तो क्वेश्चन इज नॉट अ फैक्टर पूछा है, बट ये सारे फैक्टर्स हो गए ना, तो ऑल आर करेक्ट वाला हो गया। नॉट अ फैक्टर अगर इसमें से कोई भी ना हो तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पर ये बोल रहे हैं ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्टर्स है उसके। एटीट्यूड टू रिस्क देख लिया, वोलेटिलिटी देख लिया, अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट मैकेनिज्म्स, क्या बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, बहुत हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा तो डिमांड नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस डिस्कवरी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में इसके अलावा बस हर एक मार्केट की डेफिनेशन दी है कि मनी मार्केट क्या होता है, क्रेडिट मार्केट क्या होता है, तो उसको कवर करने की जगह मैंने डायरेक्टली जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उससे क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए, मनी मार्केट। Money market is a key component of the financial system. What are its roles? It provides an equilibrating mechanism for short-term and long-term funds, enables borrowers and lenders to fulfill their borrowing and investment requirements, provides monetary management by the central government. कौन कौन से रोल्स हैं मनी मार्केट के? 1, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 3, 2। मनी मार्केट बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आंसर पता होगा। बताइए। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स? नहीं ना, मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए वर्क करता है ना। मनी मार्केट प्रोवाइड्स इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। मेच्योरिटी क्या होती है? 1 डे टू 1 ईयर, ये मेच्योरिटी होती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। सी, 2 and 3, करेक्ट। 2 and 3, सी। हम्म। तो बोरोवर्स और लेंडर्स अपने क्या कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स को फुलफिल करने के लिए ये इनको चीजें मिलती हैं, बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट। और सेंट्रल बैंक भी वो इन्फ्लुएंस क्या कर सकता है, वो लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि मनी सप्लाई कितना है, अपने रेट्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने से। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी करता है, की पॉलिसी रेट से रिलेटेड अपने मॉनेटरी मैनेजमेंट करता है। ठीक है, तो मनी मार्केट के ये की रोल्स हैं। क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए डिमांड एंड सप्लाई, बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट अगेन फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स, और सेंट्रल बैंक को अपना मॉनेटरी मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। अब मनी मार्केट में ये 3 टाइप होते हैं, कॉल, नोटिस और टर्म। जो वेरी शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स जिनको बोला जाता है, इनकी लिक्विडिटी होती है, मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, लो कॉस्ट, एट लो कॉस्ट इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश पे, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे सही डिफरेंस बता रहा है? बी। नहीं, बी नहीं है। ध्यान से देखो, देखो जो 1 डे होता है, 1 डे, दैट इज कॉल मनी। डी, यस करेक्ट। 1 डे हम लोग का कॉल मनी होता है। नोटिस क्या होता है? नोटिस होता है 2 to 14 days नोटिस, और सबसे ज्यादा होता है टर्म मनी, पर वो भी 14 to 1 year ही होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का मनी मार्केट ये 1 डे से लेके 1 year तक चलता है, तो ये इसका टाइम पीरियड होता है। जो 14 days से अप टू 1 year होते हैं वो टर्म में आता है।
अगेन इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? डी, यस, अब सही हो गया, वेरी गुड। इंटरेस्ट डिपेंड करेगा डिमांड और सप्लाई के ऊपर, जो हम लोग ने प्राइस मैकेनिज्म देखा था, तो उसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये, अब ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है? कॉल मनी सबसे कम टाइम के लिए होता है, फिर नोटिस मनी, फिर टर्म मनी। अच्छा, इस पे जाने से पहले थोड़ा और देख लो, पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं जो मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर वर्क करता है हम लोग का मनी मार्केट। फिर इसके अंदर क्या आते हैं? प्राइमरी डीलर्स आते हैं। प्राइमरी डीलर्स आते हैं। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये भी ऑपरेट करते हैं, बोरोवर्स की तरह भी, लेंडर्स की तरह भी। फिर उसके अलावा कुछ लेंडिंग लिमिट्स भी होती हैं जो कि सेट की गई हैं कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, वो कितना लेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे है, द ट्रेड्स आर कंडक्टेड ऑन द एनडीएस कॉल सिस्टम विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम सेटअप बाय। अब ये बताइए किसने सेटअप किया है? आरबीआई, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनएसडीएल। जो मनी मार्केट ट्रेड से ये एनडीएस कॉल सिस्टम पे किया जाता है, मनी मार्केट में ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पे। ये क्या करता है? आरटीजीएस सिस्टम पे भी वर्क करता है, रियल टाइम बेसिस पे करता है। यस, करेक्ट, आरबीआई, वेरी सिंपल। पर ये पता होना चाहिए। ए, यस, आरबीआई करता है। ठीक है, तो ये क्या रियल टाइम पे होता है, जो भी रीपेमेंट होता है बोरोड फंड्स का, वो ड्यू डेट रियल टाइम पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया, एनडीएस सिस्टम किसने दिया? आरबीआई ने दिया। और ये भी एक इन्फॉर्मेशन याद कर लेनी कि किस पे बेसिस पे होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम पे होता है मनी मार्केट के ट्रांजैक्शंस। चलिए नेक्स्ट। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को वन बाय वन कवर करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। ट्रेजरी बिल्स आर ऑफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई, जो हम लोग की ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट देती है। ठीक है, select the correct statements. Three types of T-bills are issued: 91 day, 182 day, and 364 days treasury bill. Auction is conducted price based using either uniform price based method only, either नहीं होगा, uniform price based method only. Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through retail direct portal. टी बिल से रिलेटेड, ट्रेजरी बिल से रिलेटेड हम लोग के कौन से स्टेटमेंट जो कि सही है? बी, 1 and 3। यस, करेक्ट, 1 and 3 सही है। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के लिए इनको ऑफर किया जाता है। इनको किससे किया जा सकता है? या तो कॉम्पिटेटिव बिडिंग भी हो सकती है, या फिर नॉन कॉम्पिटेटिव बिडिंग। दोनों ही ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल है हमारे पास इसके लिए। अब बिल्स कौन कौन, किन किन को मतलब प्रेजेंट किया जा सकता है? रेसिडेंट इंडियन, स्टेट गवर्नमेंट, फर्म्स, कंपनीज, ये सब लोग हैं जिनको अलाउड है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द ऑक्शन इज कंडक्टेड प्राइस बेस्ड यूजिंग यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड मेथड ओनली। अब दो तरीके हैं ना, एक कॉम्पिटेटिव और एक नॉन कॉम्पिटेटिव। तो जो कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है ये उसकी बात कर रहा है। तो ऑक्शन का यहाँ पे जो बात हो रहा है, जो ऑक्शन किया जा रहा है वो प्राइस बेस्ड मेथड पे होता है। या तो यूनिफॉर्म हो सकता है या फिर मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल प्राइस बेस्ड मेथड भी इसमें अवेलेबल होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स किससे? जो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है उसके थ्रू इंडिविजुअल या रिटेल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक और चीज होती है, ई कुबेर, है ना? ई कुबेर जो पोर्टल है आरबीआई ने लॉन्च किया है, ई कुबेर, इस पे जाके पार्टिसिपेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बिड्स प्लेस कर सकते हैं। जो कॉम्पिटेटिव बिडिंग है, ऑक्शन हो रहा है, तो उसमें बिड्स प्लेस वो कर सकते हैं। ठीक है, रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, ये सारी चीजें पता होंगी, राइट? तो 1 and 3 आर करेक्ट। यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं, मल्टीपल प्राइस बेस्ड मेथड ऑल्सो होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स,
इसके अलावा एक बार ये भी देख लो कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं हम लोगों के, वो मिनिमम अमाउंट क्या होता है। तो ₹10,000 मिनिमम अमाउंट होता है ट्रेजरी बिल का। फिर उसके बाद कॉम्पिटेटिव बेसिस या नॉन कॉम्पिटेटिव, इसी के मल्टीपल्स पे होता है। मिनिमम इतना, फिर उसके मल्टीपल्स पे होता है, राइट। ठीक है, चलो फिर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स issued at a discounted price and redeemed at par value. The tenure of issue can range from 1 day to 1 year. They are mainly subscribed to by banks, mutual funds, provident fund, and pension funds, insurance companies. Minimum amount should be ₹5 lakh. कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है? Which of the following statements are correct? तो ये नेगोशिएबल में आते हैं, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, डीमैट फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट को अवेल करवाया जाता है। कमर्शियल बैंक्स, एसएफबी सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? पहला स्टेटमेंट तो सही है, issued at discounted price and redeemed at par value. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टेन्योर ऑफ इशू कैन रेंज फ्रॉम 1 day to 1 year। तो ये 1 day to 1 year नहीं है, ये 7 days to 1 year है। 7 days to 1 year, तो ये गलत हो गया। दे आर मेनली सब्सक्राइब्ड बाय बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। ये सभी हैं जो कि सब्सक्राइब किए करते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शुड बी ₹5 lakhs। तो फिर ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा सही हो गया? 1, 3 and 4, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, और भी हैं जो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंपनीज, ट्रस्ट फंड्स, ये भी कर सकते हैं, बट ये दिया गया कि मेनली यही एंटिटीज है जो कि सब्सक्राइब करती हैं इसमें। फिर 5 lakhs मिनिमम होता है, अगेन उसके आगे इसके मल्टीपल्स चलते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs देयर आफ्टर। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आती है, बैंक्स इस इन सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन्स नहीं दे सकते हैं। मतलब कि लोन्स को एज कोलेटरल या मॉर्टिगेज, सॉरी, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को एज कोलेटरल या मॉर्टिगेज नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट, हाउ इज कमर्शियल पेपर फॉर हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बायर्स। तो ये एक स्टेटमेंट है कि जो कॉर्पोरेट बायर्स होते हैं उनको अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करवाने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हेल्प करने के लिए, एडिशनल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने के लिए कमर्शियल पेपर है जो कि इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या रीजन है उसका? इट इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड एज अ प्रोमिसरी नोट। एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स और issuers shall obtain certain rating of for issuance। और ये रेटिंग क्या है? By the credit rating agencies. Minimum should be A2. It can be issued for minimum of 7 days and maximum up to 1 year. बताइए, कमर्शियल पेपर। नाइनटीन 90 के टाइम के अराउंड इसको स्टार्ट किया था आरबीआई ने। कंपनीज, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब इशू कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? सारे रेसिडेंट्स कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट्स भी कर सकते हैं फेमा के अंदर। बताइए कौन से स्टेटमेंट्स है जो कि सही है? अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रोमिसरी नोट की तरह दिया जाता है, ये ठीक है। ये वाला इंफॉर्मेशन सही है यहाँ पे। दूसरा इंफॉर्मेशन, एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को एक क्रेडिट रेटिंग लेनी होती है। दे नीड टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। लेकिन ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये A2 नहीं है, मिनिमम A3 की क्रेडिट रेटिंग होती है। मिनिमम A3 की क्रेडिट रेटिंग होती है जो उनको ऑब्टेन करनी होती है। एंड देन दे कैन बी इशूड फॉर मिनिमम ऑफ 7 days up to 1 year। ये इन्फॉर्मेशन भी सही है। ठीक है, तो कौन से सही हो गए? ये वाला बस गलत है, तो 1, 2 and 4, ऑप्शन ए 1, 2 and 4 सही है। ठीक है, ये 1, 2 and 4 सही है। जो
कमर्शियल पेपर्स हैं, इनको ऑफर किया जा सकता है, स्टैंड अलोन बेसिस पे भी किया जा सकता है। अभी थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो के चांसेस कम ही है कि पूछा जाए, पर फिर भी ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेनली जो यहाँ पे अवेलेबल, ये इंपॉर्टेंट है, अनसिक्योर्ड होता है ये। उसके अलावा इशू करने के लिए जो भी इशू कर रहे हैं उसको सेबी रजिस्टर्ड CRA रेटिंग चाहिए, मिनिमम ऑफ A3, और टाइम कितना, 7 days, मैक्सिमम अप टू 1 year। तो 1, 2 and 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर दी requirements to issue derivative issuance promissory notes, DUPN। DUPN इशू करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बताइए। जो DUPN है ये हम लोग की BRDS स्कीम है, एक बिल डिस्काउंटिंग स्कीम, उसके अंदर होता है। Issuance promissory notes drawn by the discounting bank against the underlying bills. While rediscounting, actual endorsement and delivery of bills are necessary. Bills of exchange should have arisen on account of bona fide trade transactions and transaction 15 days to 90 days। कौन से स्टेटमेंट से जो कि सही है? C 1, 3 and 4 करेक्ट। ये नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल इंडोर्समेंट या डिलीवरी ऑफ बिल्स को फिजिकली वहां पे अवेल करवाना पड़े, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो जो हम लोग की बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम होती है, BRDS, ये किसके लिए की गई? जो ऑलरेडी ट्रेड बिल्स है दैट हैव ऑलरेडी बीन परचेज्ड और डिस्काउंटेड विद द बैंक, उनकी रीडिस्काउंटिंग के लिए, मतलब डिस्काउंट किया जा सकता है उसको रीडिस्काउंट करने के लिए। तो इसी के अंदर RBI ने ये, एक और चीज नोट कर लो, RBI ने ये स्कीम दी थी DUPN प्रोमिसरी नोट की तरह, ठीक है। तो फिर साथ में इसको बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम बोला जाता है। मिनिमम 10 और 15 डेज से 90 डेज के बीच में होता है जिसमें ये इशू किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो इशुएंस बिल है वो अनइनकम्पर्ड होने चाहिए, यानी कि बोनाफाइड ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रू ट्रांजैक्शन होना चाहिए इसमें, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि सही है। तो 1, 3 and 4 and actual endorsement and delivery is not necessary। Next, the LTRO was introduced by RBI in February 2020। LTRO क्या हम लोग का? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। वैसे तो रेपो जब भी हम बात करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पर ये स्पेशल एक लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है जो कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया है February 2020 में। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, किस वजह से है जो कि इसको लॉन्च किया गया है? RBI would conduct term repos of 1 year and 3 year tenors. Total amount. LTROs are conducted on e-Kuber to encourage banks to undertake maturity transformation smoothly and to assure that banks about the availability of durable liquidity। तो ये पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया गया है, क्यों किया गया है? बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन सही है, 1 year और 3 year टेनोर्स अप्रोप्रिएट साइजेस का, फिर 1 लाख करोड़ रुपीज का टोटल अमाउंट में LTRO है जो कि देना है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे जो कि इसे कंडक्ट किया जाएगा, फिक्स रेट पे कंडक्ट किया जाएगा, ये भी सही है। पर ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों LTRO को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ऑब्जेक्टिव केवल ये है, टू इनकरेज बैंक्स टू अंडरटेक मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन स्मूथली, मतलब कि बैंक्स को के पास लिक्विडिटी रहे। यस करेक्ट, डी, बैंक के पास लिक्विडिटी रहे, शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी रहे या फिर 1 to 3 years के लिए लिक्विडिटी रहे। तो इसीलिए ये मेन पर्पस था जिसकी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी ध्यान देना है। तो उसके अलावा जो LTRO है उसके अलावा हम लोग का, हाँ तो यहाँ पे ये 4 ओनली हो गया, सही।
पर्पस हम लोग ने देख लिया, encourage banks to undertake maturity transformation smoothly, augment credit flow augment करने के लिए, and availability of durable liquidity at a reasonable cost, ये पर्पस था इसका। नेक्स्ट, अब इसी में एलटीआरओ में एक टारगेटेड एलटीआरओ था, टीएलटीआरओ मतलब टारगेटेड। What was the purpose and guidelines with which targeted LTRO was launched by RBI? Providing liquidity to the corporate bond market was the prime objective. Banks are required to maintain specified securities. Banks had to acquire up to 75% of their instruments. In the case of LTRO 2.0, banks were required to invest in debt instruments issued by NBFCs and MFIs. क्या इसका मेन पर्पस और गाइडलाइंस थे? बताइए कौन से स्टेटमेंट्स हो जो होंगे जो कि सही होंगे। देखो, जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस था, ये किस लिए था? कि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। पहले तो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए प्रोवाइड करने के लिए। जो स्पेसिफिक सेक्टर था वो क्या था? कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट था। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में आरबीआई के अकॉर्डिंग मतलब लिक्विडिटी थी, पर उसको सही से किसी कंटेक्स में सेटअप नहीं किया जा रहा था, उसे चैनलाइज नहीं किया जा रहा था। इसीलिए टारगेटेड एलटीआरओ टारगेट था उनका। टारगेट क्या था? कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा पूछा गया है गाइडलाइंस। सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द अमाउंट रिसीव्ड। ये गाइडलाइन सही है। दिस गाइडलाइन इज सही, मतलब सही है ये वाली चीज। दूसरी चीज क्या है? बैंक्स हैड टू एक्वायर अप टू 75% of their instruments from primary market issuances। तो ये दो पार्ट इसके हैं, प्राइमरी मार्केट इश्यूएंस से करना जरूरी है और दूसरा सेकेंडरी से भी जरूरी है, और दोनों से इक्वल है, यानी कि 50% प्राइमरी से करना है और 50% सेकेंडरी से करना है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। In the case of targeted LTRO 2.0, banks were required to invest in debt instruments issued by NBFCs and MFIs. So ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। 1, 2 and 4। थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट सही क्या होगा? 50% प्राइमरी मार्केट इंश्योरेंसेस में होना चाहिए, रिमेनिंग सेकेंडरी में होना चाहिए। और एक सेकेंड, राइट। तो 1, 2 and 4, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मनी मार्केट से इतना था। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द कैपिटल मार्केट्स टाइप्स। अब कैपिटल मार्केट कुछ टाइप होते हैं। कैपिटल मार्केट, पहली चीज तो हम लोग मनी मार्केट देखा शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट हम लोग के लिए लॉन्ग टर्म में हो जाता है, मोबिलाइजिंग फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो इससे पूछा गया उसके टाइप्स के लिए कौन सा सही है। In the primary market, securities are offered to the public for subscription for the purpose of raising capital or fund. Secondary market, where securities are traded after being initially offered. Primary market is classified into auctions market and dealers market. कौन से स्टेटमेंट है जो कि इसके टाइप्स के लिए सही है? बताइए, आंसर कीजिए। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या all are true? D, A, yes, A is correct। हमको पता है प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम पे सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट में फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी कि उनको फिर से ट्रेड किया जाता है बिटवीन द डीलर्स। प्राइमरी मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू ऑक्शंस मार्केट एंड डीलर्स मार्केट। ये गलत है। प्राइमरी मार्केट हमारा किस में क्लासिफाई होता है? एक तो
पब्लिक इशू आता है ना, पब्लिक इशू आता है। दूसरा आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये जो ऑक्शंस मार्केट और डीलर्स मार्केट है, ये तो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है। ऑक्शंस मार्केट और डीलर्स मार्केट, या फिर जिसको ओवर द काउंटर मार्केट भी कहते हैं, है ना। ऑक्शन मार्केट किस में आ जाता है हम लोग का, स्टॉक मार्केट में आ जाता है। डीलर्स ओटीसी के अंदर आता है। तो प्राइमरी मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा शेयर्स बॉन्ड्स प्राइमरी मार्केट में किए जाते हैं, तो पर्टिकुलरली सेबी गाइडलाइंस के अंदर किए जाते हैं। सेकेंडरी में जब ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जा चुका है, उनको जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको फिर से ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसका क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए। ये किस में आता है, प्राइमरी में आता है, और ऑक्शन मार्केट और डीलर्स मार्केट सेकेंडरी में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। अब इसमें से इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन है जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। Calcutta Stock Exchange Limited has now remained inactive for several years. Metropolitan Stock Exchanges was formed in December 2012. फिर इंडिया आईएनएक्स इज अ सब्सिडरी ऑफ एनएससी इन गांधीनगर। एनएससी आईएफएससी इज अ सब्सिडरी ऑफ एनएससी इन गांधीनगर। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसके अलावा आप लोग को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है, जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है हम लोग का, राइट। कब बना था ये हम पहले वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, 1875 में इसको बनाया गया था। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये दोनों तो बेसिक है इसलिए इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेट में नहीं लिए गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 परमानेंट, इसको भी सेबी का परमानेंट रिकॉग्निशन मिला हुआ है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज हैज रिमेन्ड इनएक्टिव फॉर सेवरल इयर्स, ये स्टेटमेंट तो सही है। कब बना था, इट वाज एन एसोसिएशन 1908 के टाइम पे बना था, बट अभी नहीं वर्क कर रहा है, इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव। मेट्रोपॉलिटन स्टेट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 2012, यस दिस इज करेक्ट। फिर ये क्या दिया हुआ है कि इंडिया आईएनएक्स इज अ सब्सिडरी ऑफ एनएससी, तो इंडिया आईएनएक्स सब्सिडरी एनएससी का नहीं है, बीएससी का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। एनएससी का सब्सिडरी कौन है, एनएससी आईएफएससी। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ये बीएससी के अंदर है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसकी सही है, आईएफएससी गांधीनगर में। फोर्थ स्टेटमेंट एनएससी आईएफएससी किसके अंदर है, एनएससी का है, और गांधीनगर के उसमें है। उसके अलावा आपको ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में भी पता होगा, 1990 में जो कि आया था। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है दैट इज करेक्ट, राइट। ओके, देयर आर टू डिपॉजिटरीज विच आर फंक्शनल इंडिया। अब डिपॉजिटरी जो कि आरबीआई ने फ्रेमवर्क दिया था डिपॉजिटरी से रिलेटेड, की जितने भी सिक्योरिटीज हैं या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। सो दो डिपॉजिटरीज कौन कौन से हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। NSDL has been promoted by IDBI, UTI and NSC. CDSL has been promoted by BSC jointly with the leading banks. The dematerialized accounts held with CDSL have 2 alphanumeric digits and 14 numeric digits. Dematerialized accounts of NSDL have 16 numeric digits in them. कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि सही हैं, बताइए। सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज यानी कि डीमैट फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए, इस मेनली इसी रीजन की वजह से इसको लाया गया था।
बताइए which option would be correct? D, only 3 and 4 are true. Only 3 and 4 are true सही होगा. नहीं, देखिए एनएसडीएल 1996 में बना था, प्रोमोटेड बाय आईडीबीआई, यूटीआई एंड एनएससी. ये इंफॉर्मेशन सही है. दूसरा, सीडीएसएल हैज बीन प्रोमोटेड बाय बीएसई जॉइंटली विद द लीडिंग बैंक्स. ये इंफॉर्मेशन भी सही है. डिफरेंस इनके बीच में क्या है? जो हम लोग का सीडीएसएल है, इन दोनों ने जो भी डिमेटेरियलाइज अकाउंट्स दिए हैं तो उसके लिए एक अकाउंट नंबर टाइप या फिर एक सिक्योरिटी नंबर टाइप उन्होंने दिया, अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं डिमेटेरियलाइज्ड अकाउंट नंबर. तो उसमें डिफरेंस है. सीडीएसएल में क्या हो रहा है, उसमें 16 न्यूमेरिक डिजिट्स है और एनएसडीएल का डिफरेंट है. एनएसडीएल में हर एक अकाउंट नंबर पहले आईएन से शुरू हो रहा है और फिर 14 न्यूमेरिक डिजिट्स है उसमें. ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन तो गलत हो गई. सही क्या है? ओनली 1 and 2. राइट, ओनली 1 and 2. तो ये ही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. प्रमोट कौन कर रहा है, दूसरा इनका जो ये अकाउंट नंबर है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट नंबर. राइट, तो फिर ओनली 1 and 2 ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ये सही होगा. ये दोनों याद रख लीजिएगा कि सीडीएसएल का अकाउंट नंबर कैसा होता है और एनएसडीएल का कैसा होता है. नेक्स्ट, which of the following is or are not traded in the secondary market? Which of the following are not traded in the secondary market? Zero coupon bond, commercial paper, rights issue, treasury bills, private placement. कौन सा है जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता? बताइए. जीरो कूपन बॉन्ड किया जाता है. B3 and 5 करेक्ट. ये तो हम लोग के आएंगे ही नहीं ना. देखिए, जीरो कूपन बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कौन कौन से सेकेंडरी मार्केट में डील करते हो. इक्विटी हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, राइट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट? रुक जाइए, सेकेंडरी मार्केट पूछ रहे हैं ना. हाँ, तो जीरो कूपन बॉन्ड इसमें आ जाएगा, कमर्शियल पेपर भी इसमें आ जाएगा, राइट्स इशू, राइट्स इशू भी इसके अंदर आ जाता है, राइट्स इशू, राइट शेयर इसके अंदर भी आ जाता है. फिर ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स बस एक प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो है जो इसकी इसमें नहीं है ना. प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो नहीं है. तो ओनली 4 होगा, है ना. ओनली 4 होना चाहिए ना यहाँ पे. बताइए, ओनली 4 होगा ना. जो राइट्स इशू होता है ये एक्चुअली 3 and 5, इसलिए आप ओनली 4 नहीं, ओनली 5. जो राइट्स इशू है ये प्राइमरी मार्केट के अंदर भी आता है. जो कैपिटल इश्यूज होते हैं प्राइमरी मार्केट में उसके अंदर भी आता है, जब फ्रेश सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है. दूसरा, यहाँ पे राइट्स इशू या राइट शेयर जो होता है वो न्यू सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दी जाती है. न्यू सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दी जाती हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में भी आ जाता है. ठीक है, जो भी रेशियो ऑफ शेयर्स वो होल्ड करते हैं, रेशियो ऑफ शेयर्स उसके अकॉर्डिंग पे, तो वो राइट्स इशू में आ जाता है, राइट्स इशू या फिर राइट शेयर्स. तो ओनली 5. प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइमरी में जाता है, बाकी ये सारे सेकेंडरी में आते हैं. इक्विटी, इक्विटी शेयर्स, बोनस शेयर्स. और यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं होता है, इसको क्या कहते हैं जो इसमें इशू किया जाता है सेकेंडरी में, दैट इज
प्रेफर्ड स्टॉक या फिर प्रेफरेंस शेयर्स जो सेकेंडरी में आता है, उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, है ना, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के टाइप कूपन बॉन्ड्स हो गए, जीरो कूपन बॉन्ड हो गए, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, राइट। तो ये सारे ओनली 5 जो होगा वो किस में आएगा, वो प्राइमरी में आएगा। नेक्स्ट, which of the following statements are correct for the capital market functioning? कुछ यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं जो कि कैपिटल मार्केट में यूज की जाती हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द कैपिटल मार्केट फंक्शनिंग? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको एसटीटी भी कहते हैं, it came into effect from October 1, 2004 and was reduced to 0.5% on cash delivery transactions. In a rolling settlement, trades executed during the day are settled based on the net obligations of the day. The clearing corporation can borrow on behalf of the members securities for the purpose of meeting shortfalls. रोलिंग सेटलमेंट, जिसको क्या T+2 बेसिस पे या फिर अब जो T+1 बेसिस को रिकमेंड किया गया है, एंड एसटीटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि दी गई है, क्या वो सही है? जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं तो उसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है। It came into effect from October 1, 2004, ये इंफॉर्मेशन सही है, पर इट वॉज रिड्यूस टू 0.5 नहीं है, 0.1% है, 0.1% पे इसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, रोलिंग सेटलमेंट सही है, जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए गए फिर उनको एक साथ किया जाता है। कब किया जाता है? सेटल्ड ऑन अ T+2 बेसिस, मतलब कि टी जो ट्रेड डे हो गया उसके नेक्स्ट 2 डेज में, जैसे अगर मान लीजिए मंडे को ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया है तो विद इन 2 वर्किंग डेज, मतलब वेंसडे तक उसको सेटल कर दिया जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। अब कोई जो स्टॉक एक्सचेंज है वो T+1 बेसिस पे भी कर सकता है, ये भी अलाउ कर दिया है सेबी ने। 2022 के आसपास में सेबी ने बोला है कि T.1 बेसिस पे भी अब सेटलमेंट पीरियड है जो कि कम करो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैन बोरो ऑन बिहाफ, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, और चीजें, एक होता है पे इन डे, एक होता है पे आउट डे। पे इन डे होता है, एक पे आउट डे होता है। पे इन डे व्हेन द ब्रोकर्स मेक पेमेंट्स और दे मेक डिलीवरी। पे आउट डे होता है व्हेन बिकॉज द डिलीवरी हैज बीन कंप्लीटेड सो नाउ द स्टॉक एक्सचेंज विल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज टू द ब्रोकर। ठीक है, तो ये पे इन डे पे आउट डे होता है। ऑक्शन हमको पता है कि ऑक्शन क्या होता है, जिसमें सेकेंडरी मार्केट में ऑक्शन किया जाएगा कॉम्पिटेटिव में, राइट। तो ये वाले स्टेटमेंट सही है, कौन से? 2 and 3, 2 and 3 statements are correct. Next, in the primary market, issues can be classified as, प्राइमरी मार्केट में जो कैपिटल इश्यूज की बात कर रहे हैं हम लोग, मनी नहीं, अब हम लोग कैपिटल इश्यूज की बात कर रहे हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज, बताइए। प्राइमरी मार्केट में इश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज IPOs and FPOs, rights issue where a listed company proposes to issue fresh securities to its existing shareholders, private placement, shares of convertible securities by a company to a select group of persons. D, B, नहीं, D is correct. 1, 2 and 3, D is the correct answer. जो इश्यूज होते हैं पब्लिक इश्यूज में आते हैं, IPO क्या होता है? इनिशियल ऑफरिंग होती है ना, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। FPOs क्या होते हैं? फॉलो या फर्दर, इसको या तो फर्दर भी बोला जा सकता है या फिर फॉलो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना, इट्स द सेम थिंग, फर्दर या फॉलो। इसमें क्या होता है फर्दर ऑफरिंग्स में?
तो आईपीओ में क्या होता है, जब अनलिस्टेड कंपनी फ्रेश इशू कर रही है सिक्योरिटीज का फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। एफपीओ में क्या आता है, कोई कंपनी जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। एफपीओ में ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी होती है वो क्या कर रही है, वो फिर से या तो फ्रेश सिक्योरिटीज इशू कर रही है, या फिर वो क्या कर रही है, वो सेल करने का ऑफर दे रही है थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, राइट। राइट्स इशू में क्या होता है, राइट्स इशू अगेन फ्रेश सिक्योरिटीज दे रही है लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। राइट्स इशू में क्या होता है, फ्रेश सिक्योरिटीज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज ऑन द रिकॉर्डेड डेट। तो वो पर्टिकुलर रेशियो के हिसाब से होता है कि इसके पहले उनका कितना शेयर रहा है, हाउ मच सिक्योरिटीज दे आर होल्डिंग इन द पर्टिकुलर कंपनी। और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, अब जरूरी नहीं है कि वो लोग शेयर होल्डर्स रहे हों, बट सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं हम लोगों के, है ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो इसके अंदर आते हैं। सो 1, 2 and 3 all the statements are correct. Next, select the statements that explain the red herring prospectus correctly. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग एक तरीके से हम लोगों की नॉर्म्स के अंदर आता है कैपिटल मार्केट में या कैपिटल इश्यूज से रिलेटेड। RHP has details of price or number of shares being offered. It provides detailed information about the company's business operations, financial promoters, and company's objective. It is filed by a company to the SEBI, and it intends to raise money from the public by selling shares of the company to the investors. Which statements are correct? Which statement are correct? D 1, 2 and 3। देखिए बस यही एक डिफरेंस है यहाँ पे, जो हम लोगों का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है इसमें प्राइस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, डज नॉट कंटेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइस और व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर बीइंग इशूड इन द पर्टिकुलर ऑफर। तो ये वाला गलत हो गया। उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन कि मतलब कि बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी का कोर ऑपरेशंस क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड कि प्रीवियस ईयर्स में क्या होता है। प्राइस बैंड जो होता है वो डिफरेंट होता है, और प्राइस बैंड जो कि ऑफर किया जाता है, आई थिंक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा या फिर नहीं होगा, वो चीज दूसरा होता है। वो किसको ऑफर किया जाता है, इशूअर जब कर रहा है अपने शेयर्स को, जो भी डिटरमाइन वो बाद में करता है। जो पहला रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है ना, उसमें प्राइस नहीं देता, वो बाकी सारी डिटेल्स इसमें देता है, प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। केवल क्या डिस्क्लोज किया जा रहा है कि उसमें एक लिमिट जो अपर एंड लोअर लिमिट होती है वो दी जा रही है, फिक्स प्राइस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे क्योंकि बोला गया है तो वो गलत हो जाएगा, एंड बाकी दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिस्क फैक्टर्स क्या है, इंडस्ट्री ओवरव्यू, मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, सो स्टेटमेंट कौन कौन से सही हो गए, 2 and 3, 2 and 3 are correct. Which of the following norms regarding pricing of the issue is or are correct? Which of the following norms are correct regarding the pricing of issue? SEBI does not play any role in the price fixation. Under fixed price, company and SEBI fix the price. Price discovery through book building process requires a floor price or a price brand. An issuer company is allowed to freely price the issue. कौन से स्टेटमेंट है जो कि प्राइसिंग से रिलेटेड सही है? क्या सेबी कोई रोल नहीं प्ले करता है, या फिर सेबी फिक्स करता है प्राइस, या फिर प्राइस डिस्कवरी किसी फ्लोर प्राइस पे या प्राइस ब्रांड बैंड पे होती है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेबी डज नॉट प्ले एनी मैथमेटिशियन। दिस इज विद 1992 की क्या किया गया, फ्री प्राइसिंग, फ्री प्राइसिंग अलाउ कर दी गई है। अब
कंपनी और सेबी प्राइस फिक्स करते हैं, यानी कि ये इंफॉर्मेशन क्या होगी हम लोग की, अंडर फिक्स्ड प्राइस, कंपनी एंड सेबी फिक्स द प्राइस। ये इंफॉर्मेशन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स अ फ्लोर प्राइस एंड अ प्राइस बैंड, ये स्टेटमेंट सही है। एंड एन इशूअर कंपनी इज अलाउड टू फ्रीली प्राइस द इशू। जो इशूअर कंपनी होती है वो क्या करेगी, वो मर्चेंट बैंकर के साथ, जो भी इशूअर है वो कंसल्टेशन करेगा। तो कोई भी प्राइस फॉर्मूला सेबी ने नहीं दिया है, सेबी कोई भी रोल नहीं प्ले कर रहा है। जो कंपनी होगी, मर्चेंट बैंकर होंगे, वो आरबीआई को बताएगा कि इन पैरामीटर्स पे वो प्राइस फिक्स कर रहे हैं। उसके अलावा वो क्या करेंगे, एक प्राइस फ्लोर फिट करेंगे कि इतना मिनिमम या इतना मैक्सिमम होगा, और फिर जो मार्केट फोर्सेस होंगे उस पर स्टिपुलेट कर देंगे, उस पर छोड़ देंगे, तुम डिसाइड करो कि प्राइस डिस्कवरी किससे हो रही है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। बुक बिल्डिंग प्रोसेस जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी इशूअर कंपनी इज अलाउड टू फ्रीली प्राइस द इशू, राइट। तो 1, 3 एंड 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया नहीं है। 1, 3 एंड 4 ये वाला जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, 1, 3 एंड 4, ठीक है। इशूअर कंपनी इज अलाउड टू फ्रीली प्राइस द इशू, सेबी ने यहाँ पे कंट्रोल करना छोड़ दिया है। Next, qualified institutional placement is a capital raising tool. Select the correct statements. Qualified institutional placement से related question है. The securities can be issued only to the qualified institutional buyers who shall not be promoters of the issuer. SEBI instituted the guidelines on May 8, 2006. Anchor investment means a qualified institutional buyer who makes an application for a value of at least 10 crore rupees in a public issue on the main board. Qualified institutional buyers. कौन सा स्टेटमेंट होगा जो कि सही होगा? सारे ही स्टेटमेंट्स एक्चुअली सही हैं इसमें। इसमें सारी ही स्टेटमेंट सही है। पहली बेसिक इंफॉर्मेशन, सेबी ने इससे रिलेटेड गाइडलाइंस में 8, 2006 को दी थी। अगर केवल 2006 याद कर लेंगे तो वो भी ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटीज केवल उन्हीं बायर्स को देंगे जो कि उस इश्यूअर के प्रमोटर्स नहीं होंगे, प्रमोटर्स या किसी भी तरीके से उससे रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो केवल उन्हीं को किया जाएगा, किसी भी तरीके से रिलेटेड ना हो, राइट। एंड एंकर इन्वेस्टर, अब इसके अंदर भी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं इसके अंदर टाइप होते हैं। एंकर इन्वेस्टर हो गया, या फिर एक और आपने सुना होगा ग्रीन शू ऑप्शन होता है, ग्रीन शू ऑप्शन। तो एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ये एप्लीकेशन करते हैं ऑफ एटलीस्ट ₹10 करोड़ इन दी पब्लिक, उसमें पब्लिक इशू में। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, जहां पे इक्विटी शेयर्स को जो कि एक्सेस में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ऑफ अलॉटिंग द इक्विटी शेयर्स इन एक्सेस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड पब्लिक, या फिर पोस्ट लिस्टिंग प्राइस पे पब्लिक में जितना किया उससे ज्यादा बाद में, उससे ज्यादा ऑफर किया जाता है, एक्सेस में ऑफर किया जाता है, वो ग्रीन शू ऑप्शन होता है। सो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे इसके लिए सही, ठीक है। QIBs shall not be promoters of the issuer, they should not be related, 2006 में दिया था, और एंकर इन्वेस्टर इसका एक पार्ट होता है। And last question, the process by which a stock exchange transitions from a mutually owned entity to a shareholder owned company is known as. Very basic question. इसको क्या बोला जाता है? Dematerialization, demutualization, demonetization या monetization? Dematerialization तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, डीमैट।
किसी भी सिक्योरिटी को डीमैट, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, म्यूचुअली ओन्ड कंपनी क्या कर रही है, वो शेयर होल्डर कंपनी को कन्वर्ट कर रही है। बी, यस, डीम्यूचुअलाइजेशन इसको बोलते हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन, स्टॉक एक्सचेंजेस के जैसे डीम्यूचुअलाइजेशन हो जाते हैं। कौन कौन से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हम लोग का एनएससी, ये सब, ये दोनों ही जो है ये डीम्यूचुअलाइज्ड है, मतलब अब इनकी जो ओनरशिप है ये किस पे चली गई है, शेयर होल्डर ओन्ड कंपनी पे आ गए हैं अब ये लोग। ठीक है, तो अपना लीगल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, वो डीम्यूचुअलाइज कर लेते हैं खुद को, ओनर नहीं बल्कि शेयर होल्डर ओनर पे, राइट। सो इसको डीम्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। बीएससी एनएससी दोनों ही डीम्यूचुअलाइज्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट चैप्टर है फिक्स्ड इनकम मार्केट से रिलेटेड। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट कंसिस्ट ऑफ, ये पहला फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, generally held by banks and institutions in the subsidiary general ledger accounts. Insurance companies are the largest investors. These are called dated securities because they're identified by their date of maturity and the coupon. गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि सही है? डी एंड ए, यस, ए सही होगा, डी नहीं सही होगा, ए सही होगा। ए में ये सारी चीजें आती हैं, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आते हैं। करेक्ट है ये चीज, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटीज इशू करती हैं दोनों ही चीजें इसके अंदर आती हैं, अपने फंड डेफिसिट फंड को मैनेज करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए ये लोग करते हैं। जो भी रजिस्टर्ड एंटिटीज है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, दीज आर कमर्शियल बैंक्स। अभी तक मतलब कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। धीरे धीरे उनका पार्ट कम हो रहा है। सेकंड नंबर पे जो आती हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट्स, एफपीआईज, ये सब है, लेकिन हाईएस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल बैंक्स है। ये इन्फॉर्मेशन सही है। सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स जिनको बोला जाता है उसमें होल्ड किया जाता है। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी लेजर अकाउंट्स हैं उसमें भी होल्ड किए जा सकते हैं इन सारी सिक्योरिटीज को, राइट। एंड इनको डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं बिकॉज एक पर्टिकुलर डेट ऑफ मेच्योरिटी होती है कि इतने टाइम बाद ये पर्टिकुलर अमाउंट है जो कि वापस मिलेगा, तो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? What are the benefits and features of government securities? They are highly liquid instruments available both in primary and secondary markets. Period for which the government securities are issued can vary from less than 1 year to 40 years and above. The secondary market can be conducted only on the electronic trading system, जो NDS OM होता है, केवल उसी पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। कौन से स्टेटमेंट से जो कि सही है? सी 1 and 3। सी, देखिए पहला स्टेटमेंट हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अवेलेबल बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, तो ये तो सही हो गया। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है टाइम पीरियड 1 ईयर से 40 इयर्स एंड अबव तक, तो ये वाला सही है। टिपिकली जो होल्ड किया जाता है वो 10 इयर्स मेच्योरिटी पे होता है टिपिकली, लेकिन 40 इयर्स तक भी इनको इशू किया जा सकता है। थर्ड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि सेकेंडरी मार्केट कैन बी कंडक्टेड, तो ये केवल यहाँ पे क्या गया, ओनली टर्म मेंशन किया गया है, ओनली ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, तो केवल इस पे अवेलेबल नहीं है। इसको क्या किया जा सकता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और भी तरीके जिसको इस इशू किया जा सकता है, टेलीफोनिक मार्केट है, जैसे कि टेलीफोनिक मार्केट है उसमें भी सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। 1 and 2 स्टेटमेंट ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेटलमेंट किसके बेसिस पे होते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो सेटलमेंट कंडक्ट करता है। मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है,
9 AM to 5 PM वर्क करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। ठीक है। हाउ हाईली लिक्विड, इजिली ट्रेड, लिक्विड का मतलब क्या होता है, आप उसको इजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू कैश। टेनोर फिक्स है, अरे तो फिक्स है तो भी आप ट्रेड तो कर रहे हो। देखिए जी, एक बार अगर टेनोर खत्म भी हो गया उसका, तो भी सेकेंडरी मार्केट में जहां पे आ जाता है तो वो तो लिक्विड हो ही गया, आप उसको फिर से डील कर पा रहे हो, आप बाय एंड सेल कर रहे हो उसको। इसीलिए इनको हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि बोथ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। केवल प्राइमरी मार्केट में होंगे तब तो नहीं है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में भी आप इजिली डील कर पा रहे हो उसको, इसलिए लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स है, इजिली चेंज कर सकते हैं। लिक्विड का क्या मतलब होता है, आइदर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और दे कैन चेंज हैंड्स, राइट, तो इसलिए इसको लिक्विड बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। देर आर 4 important bond theorems based on the interplay of its price and market interest rate. Select the one that is not correctly stated. अब ये किसमें आता है, बॉन्ड वैल्यूएशन में, कि बॉन्ड के प्राइस कैसे डिसाइड होंगे। 4 थ्योरम्स है जिसके बेसिस पे ये वर्क करता है, कौन सा है जो कि करेक्ट नहीं है यहाँ पे। थ्योरम 1, प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। Increase in the price of bond when the interest rate goes down by a certain percentage is greater than the decrease in price. Longer the term to maturity, higher will be its price sensitivity. Between two bonds of same maturity but different coupons, the bond with lower coupon will experience less price sensitivity than the one with higher coupon. बताइए कौन सा थ्योरम है जो कि सही नहीं है। देखिए जो किसी भी बॉन्ड से रिलेटेड प्राइस होता है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी फेस वैल्यू क्या है, दूसरा मेच्योरिटी क्या है, तीसरा जब हम कूपन की बात करें, कूपन इज नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट दैट इज बीइंग ऑफर्ड। मेच्योरिटी क्या है, टाइम पीरियड। इसके अलावा जो मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है यानी कि यील्ड, जो कि उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो फिर फेयर प्राइस को हमको ये सारी चीजें देखनी होंगी कि अगर मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से प्राइस चेंज होगा, यील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से चेंज होगा। अगर फेस वैल्यू फिक्स्ड है तो किस पे डिपेंड करेगा, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें से जो थ्योरम गलत दिया है वो है डी। थ्योरम 4 में दिया है बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ द सेम मेच्योरिटी बट डिफरेंट कूपन्स, मतलब कि अगर दो बॉन्ड्स है दोनों 5 5 इयर्स के हैं, ए और बी, लेकिन कूपन्स डिफरेंट है। 5 में लेट से 4% है, ए में 4% है और बी में कितना है 8%। तो द बॉन्ड विद लोअर कूपन विल एक्सपीरियंस लेस प्राइस सेंसिटिविटी, नहीं, क्यों, यहाँ पे मोर प्राइस सेंसिटिविटी होगी, जिसका लोअर होगा उसकी प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, मतलब कि वो ज्यादा इजीली उसका प्राइस चेंज होगा, ज्यादा इजीली उसका प्राइस चेंज होगा। ये फोर्थ थ्योरम रहता है। तो ये चारों थ्योरम्स आपको पता होना चाहिए कि प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज ज्यादा होगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारे थ्योरम्स, ये सारी रिलेशनशिप बॉन्ड वैल्यूएशन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट गाइडलाइंस फॉर ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन से रिलेटेड कौन से गाइडलाइंस है जो कि सही है। The securities will be issued through auction either on price or on yield basis. Applicant may not submit multiple bids. Auctions of issue of securities can be held only at the uniform price method, or bids quoted higher than the maximum rate or yield lower than the minimum price set by RBI will be rejected. कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है। अब हम लोगों ने देखा ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑक्शंस के थ्रू भी डील किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। हम लोग ने ये भी देखा था कि फर्स्ट जो क्वेश्चन थे कि उसको या तो
मल्टीपल प्राइस या फिर यूनिफॉर्म प्राइस में किया जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी है। कौन कौन कर सकता है? एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, कंपनीज, कॉर्पोरेट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। फेमा के अंदर उसमें फॉरेन एंटिटीज भी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने देखी है, ई कुबेर सिस्टम पे होगा। अब कौन से स्टेटमेंट्स है जो कि करेक्ट है? सिक्योरिटीज विल बी इशूड थ्रू ऑक्शन आइदर ऑन प्राइस बेसिस और यील्ड बेसिस, सही है। और अगर किसी ने भी बिड जो किया वो लोअर या हायर जो लिमिट है उससे ज्यादा या कम किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब एप्लीकेंट में नॉट सबमिट मल्टीपल बिड्स, ये गलत हो जाएगा। मल्टीपल बिड्स अलाउड है। एप्लीकेंट वन मतलब सिंगल पर्सन क्या कर सकते हैं, वो मल्टीपल बिड्स भी कर सकता है। और दूसरा ऑक्शंस फॉर द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया। यूनिफॉर्म प्राइस नहीं, मल्टीपल प्राइस, दोनों। यूनिफॉर्म प्राइस मेथड भी होगा और मल्टीपल प्राइस मेथड, दोनों ही चीजें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। मल्टी प्राइस मेथड में क्या होता है? मैक्सिमम रीट यील्ड का बता दिया जाएगा, डिटरमाइन कर दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग बिड्स होती हैं जो कि बताई दी जाती हैं। यूनिफॉर्म में क्या होता है? जो मैक्सिमम रेट है और मिनिमम ऑफर प्राइस है वो डिटरमाइन कर दिया जाता है। जो बता देगा कि हाँ हम इतना करने को तैयार है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हो गए? 1 और 4, ठीक है। 1 और 4 सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द रोल एंड एलिजिबिलिटी ऑफ प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स, applicant for primary dealer should registered as an NBFC for at least 2 years. Primary dealers can be either bank or standalone. Primary dealers are entities registered with RBI, and companies incorporated under the Companies Act are not eligible to be a primary dealer. We need to cover 50 questions for today. B, 1 and 3. देखिए थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, प्राइमरी डीलर्स रजिस्टर्ड विद आरबीआई। वन सही क्यों नहीं होगा? जो एप्लीकेंट है उसको एटलीस्ट 2 years नहीं, एटलीस्ट 1 year के लिए करना होता है। और सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ना, प्राइमरी डीलर्स कैन बी आइदर बैंक प्राइमरी डीलर्स और दे कैन बी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स एज वेल। एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट आर एक्चुअली एलिजिबल, वो एलिजिबल होती हैं, दे आर नॉट इनएलिजिबल, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। प्राइमरी डीलर्स कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1995 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था कि प्राइमरी डीलर्स पार्टिसिपेट करेंगे प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है। एलिजिबल कंडीशंस क्या है? कमर्शियल बैंक्स के सब्सिडरी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स भी, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश की गई हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे नीड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज एनबीएफसी फॉर एटलीस्ट 1 year। फिर आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर उसको सही लगता है तो बोलता है हाँ ठीक है तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर आते हैं। प्राइमरी डीलर्स स्टैंड अलोन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बैंक प्राइमरी डीलर्स की तरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। जो बैंक प्राइमरी डीलर्स होंगे वो क्या वर्क करेंगे? वो डिपार्टमेंटली वर्क करेंगे, प्राइमरी डीलिंग का काम करेंगे डिपार्टमेंटली। जो स्टैंड अलोन्स होंगे, स्टैंड अलोन्स वो सेपरेटली वर्क करेंगे, है ना। वो एनबीएफसीज हो सकते हैं जो एक्सक्लूसिवली इसी पर्पस के लिए सेटअप ही किए गए टू एक्ट एज प्राइमरी डीलर्स, राइट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कौन सी सही होगी? 2 and 3। व्हाट इज द रोल ऑफ FIMMA इन इंडिया? FIMMDA होगा यहाँ पे, जो फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका रोल पूछ रहे हैं।
फिम्डा का क्या एसोसिएशन है? फिम्डा, फिक्स्ड इनकम मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या रोल है? It is an association of commercial banks, financial institutions, and primary dealers. It is a RBI regulated institution for the bond, money, and derivatives market to undertake the developmental activities such as introduction of benchmark rates and new derivative instruments, to function as an arbitrator for disputes. RBI रेगुलेट करता है या फिर एसोसिएशन है? पहले तो ये चीज। दूसरा, रोल क्या है? एंड थर्ड, क्या आर्बिट्रेटर फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट वर्क करता है? तो इसके नाम में क्या दिया है? फिक्स्ड इनकम मार्केट फॉर डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। तो डेफिनेटली इट इज एन एसोसिएशन, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी। ये आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर नहीं आती, मतलब आरबीआई नहीं रेगुलेट करेगा। सेल्फ रेगुलेटरी, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, सेल्फ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन है। बॉन्ड, मनी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए वर्क करता है। अंडरटेकिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, यस, बेंचमार्क रेट सेट करना। उसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट होता है मेंबर इंस्टीट्यूशंस में, कोई दो बैंक्स के बीच में, कोई दो प्राइमरी डीलर्स के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम भी करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो जो भी रेगुलेटर्स हैं, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना? बेस्ट प्रैक्टिसेस। एसोसिएशन जब खुद के लिए सेल्फ रेगुलेटरी नॉर्म्स बनाता है तो बेस्ट प्रैक्टिसेस सेट करता है कि सारे ही मेंबर्स को ये सारी चीजें हैं जो कि फॉलो करनी होंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। What are the salient features of the RBI Retail Direct Scheme, RDS? जो हम लोग की RDS स्कीम है उसके salient features क्या हैं? It was launched in 2021 to enable retail investors to buy and sell government securities, access to primary issuance of government securities and NDS-OM. No fees will be charged for opening and maintaining the retail direct gilt account, and RDG account shall be available only for secondary market transactions in the NDS-OM. Salient features, RDS. बताइए कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही हैं? बी 1, 2 एंड 3 करेक्ट, एकदम सही है ये। 2021 में पहले क्या था कि रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, पर फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी आरबीआई ने। इट्स रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसके अंदर क्या क्या है? सारे जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स हो गए, डेटेड सिक्योरिटीज भी इसमें आते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। इवन स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किए जा सकते हैं। स्कोप क्या है इसका? रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन करना, राइट? रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं एंड नो फीस विल बी चार्ज फॉर दैट। उसके अलावा एनडीएस-ओएम में भी पार्टिसिपेट करने का इसे होता है, केवल सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन से, ये जरूरी नहीं है। एनडीएस-ओएम में एक्सेस प्रोवाइड करता है, एक्सेस टू द प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एनडीएस-ओएम ये भी प्रोवाइड करता है इसमें ये, राइट? फिर उसके अलावा फीस नहीं होती 2021, ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमने देख ली। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है, शैल बी अवेलेबल ओनली फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस, तो ये गलत है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी इशुएंस में भी अवेलेबल होता है। अब एलिजिबिलिटी, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है अगर उसने प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया है। रजिस्ट्रेशन के लिए उनको क्या करना है? उनको एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे जाना है, उसके बाद उनको केवाईसी डॉक्यूमेंट पूरी करने हैं। आरडीजी अकाउंट है जो कि उनको करना है, बनाना है उनको, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट दोनों में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें इसमें होती हैं। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अभी कॉर्पोरेट डेट मार्केट से रिलेटेड है। Corporate debt market in India is a well-established one in terms of an efficient price discovery mechanism.
It's one of the main objective is to supply long-term investment products. Corporate bonds are not sovereign and are priced at a spread. Corporate bonds usually carry a rating. All bonds are issued and held in dematerialized forms since 2002. Corporate bond market से related है. Corporate bond markets. बताइए. एक्चुअली बी सी डी और ई जो इन्फॉर्मेशन ये सही है. बेसिक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत है वो ये है कि अब तक कॉर्पोरेट डेट मार्केट बहुत अच्छे से इंडिया में एस्टैब्लिश नहीं हो पाया. अर्ली स्टेजेस में इट इज स्टिल इन द अर्ली स्टेजेस. जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, मार्केट पार्टिसिपेशन है, ये सब अर्ली स्टेजेस में. क्यों? क्योंकि बेसिकली फाइनेंस कंपनीज और कुछ स्मॉल फंड्स ही हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं, जो कि अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है. एफिशिएंट बॉन्ड मार्केट अगर क्रिएट करना है तो थोड़ी और इसमें फ्रीडम प्रोवाइड करने की जरूरत है. बाकी सारी चीजें पर्पस क्या है कि बैंक्स को अपना रिस्क, क्रेडिट रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए कौन से बॉन्ड्स, कौन सी कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है जो कि इशू कर सकते हैं, उनको एक रेटिंग चाहिए AAA to D. राइट. प्राइसिंग किस पे बेस्ड है? ये सोवरेन नहीं है, प्राइस एट अ स्प्रेड. तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो सही है और मतलब डीमेटेरियलाइज फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है एज पर RBI रेगुलेशंस. लेकिन ये इंफॉर्मेशन की वेल डेवलप्ड मार्केट है और ऑलरेडी काफी established है, ये इंफॉर्मेशन गलत है. And last question from this chapter. An intercorporate deposit ICD is an unsecured borrowing. What other information can be true? तो ICD क्या होता है? मतलब कोई एक कॉर्पोरेट या फिर कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी और कॉर्पोरेट एंटिटी से क्या कर रही है? अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स पे लोन ले रही है या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्रिएट कर रही है. एक अनसिक्योर्ड बोरोइंग ले रही है तो दो कॉर्पोरेट्स के बीच में, दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में ऐसे. So the short-term credit rating of the corporate would determine the rate at which the corporate would be able to borrow funds. Tenor may range from 30 days to 1 year, but the most common tenor for borrowing is 90 days. Primary dealers are only permitted to borrow in the ICD market. कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि सही है? मतलब कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट है अगर उसके पास सरप्लस फंड है तो वो किसी और कॉर्पोरेट को लेंड कर सकता है. अनकोलेटरलाइज्ड या अनसिक्योर्ड बेसिस पे इसको किया जाएगा. इसी की वजह से, क्योंकि अनसिक्योर्ड है तो जो भी लोन्स दे रहा है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन को ऑफर करेगा. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजली इसमें हाई होते हैं. तो कौन से सही हो जाएंगे? A 1 and 2. Actually the correct answer is C, that is 1 and 3. C 1 and 3. Short-term credit rating है, yes, where the corporate would be able to borrow funds. Primary dealers are only permitted to borrow in the ICD market. ये एकदम सही है. मतलब उनको केवल बोरोइंग करना अलाउड है, वो लेंडिंग नहीं कर सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसमें टेन्योर दिया गया है 30 days to 1 year. 30 days to 1 year नहीं है, फ्रॉम 1 day to 1 year है. 1 day to 1 year क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे. तो फिर 1 day to 1 year इसका टेन्योर है. यस, मोस्ट कॉमन टेन्योर फॉर बोरिंग इज 90 days. ये इन्फॉर्मेशन सही है. 90 days इसका मोस्ट कॉमन है, बट अवेलेबल 1 day से 1 year के बीच में. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग कॉर्पोरेट की वो डिटरमाइन करेगा कि कौन से कॉर्पोरेट है जो कि बोरो कर सकते हैं. राइट. तो जो टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स होंगे उनके पास ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, उनके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे कि वो बाय करें, उनको इजीली लोन्स दे देंगे बाकी कॉर्पोरेट्स. राइट. तो 1 and 3 इज करेक्ट. एंड लास्ट चैप्टर फॉर टुडे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स.
First question, how did the foreign exchange market evolve in India? RBI in 1978 allowed banks to undertake intraday trading in foreign exchange. In 1991, two-step downward adjustment in the exchange rate of rupee was done. On the recommendation of Sodhani Committee, LERMS was formed. Sodhani Committee studied the market in great detail, and it was their recommendation that led to deepening of the forex market. कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही है? पहले क्या था, जो भी एक्सचेंज रेट थे वो आरबीआई डिटरमाइन किया जा रहा था, मतलब कि 1992 तक जो भी एक्सचेंज रेट्स थे उसमें रुपी से रिलेटेड वो आरबीआई डिटरमाइन करता था, कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज को यूज करके। फिर उसके बाद जब हम लोग को लिबरलाइजेशन हुआ था तो स्टेप्स लिए गए थे कि एक चीज होती है कि अगर एक्सचेंज रेट, यानी जिसको डिवैल्यूएशन बोला जाता है, अगर कंट्री क्या कर रही है, वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रही है, तो डिवैल्यूएशन की वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये स्टेप लिया गया था कि डिवैल्यूएशन किया गया ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, है ना। जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है लर्म्स से रिलेटेड, लर्म्स क्या है, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सुधानी कमेटी के रिकमेंडेशन पे नहीं हुआ था, ये हम लोगों की जो डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने बोला था, उनकी कमेटी थी ना बैलेंस ऑफ पेमेंट की, कि लर्म्स को स्टैब्लिश करना चाहिए जो कि डुअल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म देंगे। डुअल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में क्या होता है, एक तो मार्केट पे चलने देते हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर तभी आरबीआई उसमें इंटरवीन करेगा। ठीक है, तो इस सोधानी कमेटी का नहीं था, ये सी रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन था। सोधानी कमेटी बाद में आई थी, सुधानी कमेटी जो आई थी ये बाद में आई थी 1994 में। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज हो गया था। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 ये स्टेटमेंट सही है। 1978 में इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउ किया था आरबीआई ने कि बैंक्स कर सकते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें हुई थी। चलिए नेक्स्ट, concerning the characteristics of the forex markets, which statement is incorrect? Market is highly liquid and offers enormous money supply and freedom to investors. It is available 24 hours and the participants need not to wait to respond to any event. With high market liquidity, most sales may be carried out at multiple market price, and the credit or leverage in the forex market is only determined by an agreement between customer and the bank or the brokerage house. कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? क्या हाईली लिक्विड है, 24 आवर प्रेजेंट है, या फिर अवेलेबिलिटी इसकी 24 आवर्स की है? उसके अलावा जो क्रेडिट या फिर लेवरेज की अगर यहाँ पे बात हो रही है तो वो किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट लेवरेज या फिर मार्जिन, वो कौन डिटरमाइन करता है, बताइए। देखिए, हाईली लिक्विड है डेफिनेटली, इनॉर्मस मनी सप्लाई है, फ्रीडम है इन्वेस्टर्स को, वो लोग अपनी पोजीशन को किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं, दे कैन ओपन और क्लोज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर विल, जो भी उनको सही लगता है। इट इज अवेलेबल 24 आवर्स एंड द पार्टिसिपेंट्स नीड नॉट वेट, 24 आवर्स अवेलेबल होता है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है। तीसरा क्या चीज है, अब यहाँ पे क्या दिया हो, विद हाई मार्केट लिक्विडिटी मोस्ट सेल्स में बी कैरिड आउट एट मल्टीपल मार्केट प्राइस। मल्टीपल मार्केट प्राइस नहीं होता है, यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस होता है। हाई लिक्विडिटी की वजह से एक यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस है, उसी पे सेल्स कैरी की जाती है। क्यों? ताकि इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन ना क्रिएट, अगर मल्टीपल होगा तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, इसीलिए स्टेबल रखने के लिए सिचुएशन को क्या किया जाता है, यूनिफॉर्म रखे जाते हैं प्राइसेस को। और ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म प्राइस होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर क्रेडिट या लेवरेज मार्जिन जो होता है, ये कौन डिटरमाइन करता है, इट इज डिटरमाइंड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक,
या फिर ब्रोकरेज हाउस जिसके साथ हुआ है, ठीक है, नॉर्मली इन्हीं लोग के बीच में होते पर्टिकुलर इनके अग्रीमेंट के बीच में। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ये वाला है ना, ये वन वैल्यूड कोटेशन, उसको क्या बोला जाता है, वन वैल्यूड कोटेशंस। एक यूनिफॉर्म प्राइस या यूनिफॉर्म कोटेशन होता है, उसी पे सारे सेल्स जो होंगे वो कंडक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हाई वाज लिबोर रिप्लेस्ड बाय ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। जो लिबोर है, लिबोर क्या हम लोग का, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट और ARR या फिर ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट। तो लिबोर पहले वर्क कर रहा था, लिबोर को रिप्लेस करके ARR और भी बहुत सारे रेट्स हैं जो कि अलाउ किए गए। तो व्हाई वाज दिस डन? The events of Libor rigging created shock waves in the financial system and the credibility of the financial reference was lost. Alternative reference rate retains the desirable features of Libor while ensuring it is based on transactions in liquidity markets. UK commissioned a review on the structure and governance of Libor. क्या रीजन है? बेसिकली जो लिबोर था ये US डॉलर के लिए इशू किया जाता था, उसमें US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे ये चीज लोगों ने रियलाइज की कि नहीं, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, बहुत इनस्टेबल है ये, बहुत जल्दी जल्दी इसके वैल्यूज चेंज होते रह रहे हैं। उसी के लिए यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने कमीशन किया था कि रिव्यू किया जाए स्ट्रक्चर और गवर्नेंस को। उन्होंने देखा कि एक बेंचमार्क है जिसको रिवाइज करने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट है जो की जरूरत है उसमें। इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि लिबोर को थोड़ा चेंज किया जाए, और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं, ये काम ही नहीं कर रहा, तो उसको रिप्लेस कर दो। तो ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट बाय द 2021 बोला गया कि फेजेस में रिप्लेस कर दो। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही है, ये सारे ही स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही है। तो पहले लिबोर वर्क कर रहा था डेफिनेटली, बट धीरे धीरे देखा गया कि उसमें बहुत सारी दिक्कत है। फिर जो ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट है, उसका रीजन क्या था, उसने कुछ डिजायरेबल फीचर्स रखे थे लिबोर के, बट लिक्विड मार्केट में, क्योंकि लिबोर क्या कर रहा था, वो जल्दी जल्दी वॉलेटाइल था, तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है इंटरेस्ट रेट का, तो उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो काफी सारे ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट्स हैं जो कि अलग अलग मार्केट्स में आए। USA ने अपना दिया, यूरोपियन यूनियन ने अपना दिया, जापान ने अपना दिया, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय FIDAI इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय FIDAI? FIDA, established in 1958, is a body under RBI to assist and train banks. FIDA's member banks consist of public sector, private sector, foreign, cooperative, financial institutions. In March 2018, FIDA collaborated with FBIL, FIMDA, and IBA to set benchmarks for Indian rupee. बताइए कौन से स्टेटमेंट्स है जो कि FIDA के लिए सही है? FIDA के काफी सारे फंक्शंस हैं, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करना है, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फॉरेक्स ब्रोकर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन से अक्रेडिटेड होंगे तो उनको अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करने का काम, एडवाइजिंग, असिस्टिंग द मेंबर बैंक्स, ये सारी चीजें। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, एसोसिएशन, अगेन इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडिया आ रहा है। तो एसोसिएशन क्या हो गया, वो आरबीआई के अंदर नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मेंबर्स हैं जो खुद से साथ में आ रहे हैं एंड देन दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो स्टैब्लिश्ड इन 1958 ये ठीक है, बट इट इज नॉट अ बॉडी अंडर आरबीआई, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करेंगे। तो 1958 में रूल्स, ऑपरेशंस, चार्जेस जो भी होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो मेंबर बैंक्स होंगे, एक दूसरे के लिए बेंचमार्क सेट करना, रूल सेट करना कि जितने भी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक है कि ये चार्जेस है जो कि हमको चार्ज करना है। 2008 में
इसने कोलैब किया था FBIL जो फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड है, फिम्डा और IBA के साथ में, कि वो इंडियन रुपी इंटरेस्ट रेट और फॉरेन एक्सचेंज, इंडियन रुपी इंटरेस्ट रेट और फॉरेन एक्सचेंज इससे रिलेटेड नॉर्म्स को करेंगे। तो 2 और 3 RBI रेगुलेट नहीं करता, जहां भी टर्म एसोसिएशन आ जाएगा उसके नाम पे, मतलब कि RBI उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है, खुद ही से सेल्फ रेगुलेटेड। नेक्स्ट, FEMA replaced FERA in 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, FEMA ने FERA को रिप्लेस किया था। What else is true about FEMA? FEMA also applies to all the branches, offices and agencies outside India. अब देखिए FEMA ना all over India अप्लाई होता है, all over India। उसके अलावा क्या आउटसाइड इंडिया अप्लाई होता है? These legislations contain 7 chapters divided into 49 sections. It is an independent and isolated law. It envisages that RBI shall have the controlling role in management of foreign exchange. कौन से स्टेटमेंट्स हैं फेमा से रिलेटेड जो कि सही होंगे? जल्दी बताइए। फेमा सबसे पहले क्या चल रहा था, हम लोग ने कल भी डिस्कस किया था, जो डिफेंस इंडिया एक्ट चल रहा था, डिफेंस इंडिया एक्ट, उसको फेरा ने रिप्लेस किया था जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 के टाइम पे। डी 1, 2 एंड 4 करेक्ट, 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड लॉ नहीं है, इसके अंदर काफी सारे मैकेनिज्म्स या जिसको मशीन्स बोला जाता है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और भी डिपार्टमेंट्स है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो फेरा ने रिप्लेस किया था DIA को, उसके बाद फेमा ने रिप्लेस किया 1999 में फेरा को, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे। तो फिर फेमा कहाँ अप्लाई होता है? फेमा ऑल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है, ऑल ओवर इंडिया, होल ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो भी अगर रेसिडेंट इन इंडिया ने कोई भी कंट्रोल किया है, ब्रांचेस, ऑफिस, एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, तो वो भी फेमा के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा फेमा में क्या होता है, फेमा के कुछ लेजिस्लेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, दे कंटेन 7 चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू 49 सेक्शंस, दिस इज करेक्ट। फेमा इज नॉट एन इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड लॉ, मतलब कि गवर्नमेंट की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके साथ में फेमा काम करता है, जैसे कि गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, RBI का फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, उसके साथ काम करता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसके साथ वो काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ भी। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड डिवीजन भी वर्क करता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट डिवीजन, फॉरेन ट्रेड डिवीजन। तो इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड लॉ नहीं है, RBI के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट्स के साथ ये साथ में काम करता है। और इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि RBI के पास मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या पावर होगी। नेक्स्ट, अब हमने बोला कि फेमा के अंदर कुछ मशीनरी है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मशीनरी अंडर फेमा इज इनकरेक्ट? मशीनरी मतलब कि जो फेमा को रेगुलेट करने के लिए या रूल्स को अप्लाई करने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है? पहला जो डिपार्टमेंट है वो है इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। Officers of the directorate perform adjudication functions so as to impose penalty on the persons for contravention of the act. सेकेंड जो हम लोग का है वो adjudicating authority है, ये the adjudicating authority will issue a notice to the person who had contravened the provision. फिर any person aggrieved by an order made by the adjudicating authority can prefer an appeal to the appellate tribunal, ये थर्ड है। दूसरा है स्पेशल, फोर्थ है स्पेशल डायरेक्टरेट, स्पेशल डायरेक्टर। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या काम होता है? लॉज को इन्फोर्स करना। ठीक है, तो फिर जो भी प्रोविजंस है एक्ट के सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनको इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई पर्सन क्या करता है उसके अगेंस्ट जाता है तो इस पे पेनल्टी लगाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन सही होगी।
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का क्या होता है कि जिस भी पर्सन पे पेनल्टी लगने वाली है या फिर जिसने भी कॉन्ट्रवीन किया अगेंस्ट गया लॉ के, तो उसको क्या करना, नोटिस प्रोवाइड करना, रूल्स रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस, ठीक है। तो उसमें ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। थर्ड क्या दिया हुआ है कि एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे स्पेशल डायरेक्टर के पास, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स, ठीक है। तो वो अपील कर सकते हैं कि भाई ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो गलत है। अब अगर स्पेशल डायरेक्टर की जो भी डिसीजन है उससे किसी को प्रॉब्लम होती है, तो वो किसके पास जाता है, वो जाता है एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, सी वाला, ठीक है। तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आप याद रखना। बाकी कौन से सेक्शन में क्या आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना डिटेल में हमको जानना जरूरी नहीं, बट ये सारी चीजें कि फेमा का फंक्शन क्या है या फिर फेमा के अंदर जो मशीनरी है वो क्या क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज द फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म ऑपरेट। जो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो कैसे ऑपरेट होता है। रोल्ड आउट बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन August 5, 2019। The ceiling on number of transactions per customer during a day is 5। अच्छा, अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है ना, ये इतना ही काफी है। जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। तो इट वाज रोल्ड आउट बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन August 5, 2019। Yes, this statement is correct. Second statement, सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में कोई भी सीलिंग नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पार्टिसिपेट अगर कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी सीलिंग नहीं है, वो कितने भी ट्रांजैक्शंस कर सकता है। दूसरा, कस्टमर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद आरबीआई एंड गिव द नेम ऑफ द बैंक व्हाइल रजिस्टरिंग। जिस बैंक के साथ वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसके अप्रूवल के लिए, तो क्या उनको आरबीआई के साथ रजिस्टर करना होता है? नहीं, उनको, हाँ, उनको आरबीआई के साथ रजिस्टर नहीं करना होता, उनको सीसीआईएल के साथ रजिस्टर करना होता है। उनको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करना होता है। करेक्ट, 1 और 4, ठीक है। एंड देयर आर नो ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर $50,000 के अंदर अंदर में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पे कोई चार्जेस नहीं होंगे, उससे ज्यादा होगा तो चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए जो फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है, वेब बेस्ड ऑर्डर मैचिंग ये प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर हो गया, कोई पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट, एमएसएमईज, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूएसडीएक्स। जो यूएस डॉलर इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि इनकरेक्ट है। The US dollar index is a measure of value of the US dollar relative to the value of basket of the largest accepted currencies globally. It includes euro, Swiss franc, Japanese yen, Canadian dollar, British pound, and Swedish kroner. The index started in 1973 with a base of 100. बताइए, अब यूएस डॉलर इंडेक्स है तो डेफिनेटली यूएस से रिलेटेड होगा कि उसका वैल्यू कितना होने वाला है। एक तरीके से ये एक ट्रेड वेटेड इंडेक्स की तरह वर्क करता है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए कि यूएस डॉलर से रिलेटेड एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो उसके अंदर कौन कौन सी करेंसीज है जिनको इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पे जो ग्लोबली एक्सेप्टेड, C3 ओनली। इनकरेक्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, सी तो करेक्ट है।
B2 only is incorrect. नहीं, 1 only is incorrect. यूएस डॉलर इंडेक्स जो है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसीज के बेसिस पे बास्केट ऑफ करेंसी नहीं क्रिएट करता है। ये जो यूएस के सबसे ज्यादा जिसके साथ यूएस के एक्सपोर्ट रिलेशंस हैं, जो सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स है यूएसए के, उनको साथ में लेके उनको करेंसीज के साथ फिर यूएस का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है, रिलेटिव वैल्यू बताता है अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसीज। तो ये बास्केट ऑफ करेंसी सही है, उसमें ये सारी चीजें आती है, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, एंड द इंडेक्स स्टार्टेड इन 1973 विद अ बेस ऑफ 100, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो 1 ओनली, 1 इज इनकरेक्ट, बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी सही हैं। लास्ट क्वेश्चन, a depository receipt is created when a foreign company wishes to list its already publicly traded shares or debt securities on a foreign stock exchange. Given this information, which of the following statements can be said to be false? कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि फॉल्स हो जाएगी? डिपॉजिटरी रिसीट क्या होता है? कोई फॉरेन कंपनी है, वो ऑलरेडी जो लिस्ट की जा चुकी है सिक्योरिटीज, मतलब वो ऑलरेडी लिस्टेड है, प्राइमरी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में करना चाहे, जैसे इंडिया की कोई कंपनी किसी और फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अपनी लिस्ट करना चाहे, यूएसके में या फिर नास्डाक में, किसी में भी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोला जाता है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो हो जाएगी उस गलत हो जाएगी? IDR allows investors to hold shares in the equity of the company of other countries, thus offering companies, investors, and traders global investment opportunities. Depository receipts issued by US bank dominated in US dollars and listed on a US stock is called the American Depository Receipt. The GDRs क्या होते हैं? Global Depository. GDRs are Global Depository, are commonly listed on American stock exchanges such as Nasdaq. Depository receipts can be traded publicly or over the counter. कौन सी इंफॉर्मेशन जो कि सही नहीं है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो सही है, मतलब कि जो भी इन्वेस्टर्स उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जिसको एडीआर बोला जाता है, उसमें वो सारी चीजें किससे रिलेटेड होती है? यूएस से रिलेटेड होती हैं। यूएस बैंक इशू करेगा, यूएस डॉलर्स में होगा, यूएस स्टॉक पे होगा जिसको उसे लिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड इंफॉर्मेशन क्या दी है? जीडीआर आर कॉमनली लिस्टेड ऑन द अमेरिकन स्टॉक। ये इंफॉर्मेशन जो है ये गलत है, मतलब जीडीआर कॉमनली किस पे लिस्ट हो रहे हैं? यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो रहे हैं। ठीक है, ये यूरोपियन करेंसीज, मतलब कि जरूरी नहीं कि यूएस डॉलर्स में ही हो, यूएस डॉलर्स, यूरोस, किसी भी यूरोपियन कंट्री में हो सकते हैं। सो दे आर इशूड इन अदर कंट्रीज, और जिस भी कंट्री में इशू किया जा रहा है उसकी करेंसी पे इसको इशू करते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो रहा है, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो रहा है, जैसे कि कौन हो जाएगा हम लोग का? लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन फॉल्स हो गई। डिपॉजिटरी रिसीट्स कैन बी ट्रेडेड पब्लिकली और ओवर द काउंटर, ये सही है। अब इसमें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट भी कवर हो गया, क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट भी क्या हो गया? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जब बाकी सारी कंट्रीज ने करना शुरू किया अमेरिका के अलावा, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना ने, हांगकांग ने, इवन इंडिया ने भी कर रखा है डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, तो कोई भी फॉरेन कंपनी ऑलरेडी पब्लिकली जो उसके ट्रेडेड शेयर्स है उनको किसी फॉरेन एक्सचेंज में करना चाह रही है, तो वो हो जाता है हम लोग का इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हो जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। यस, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? You can ask now. Any questions or queries? If not, then we can end the session. कल के चैप्टर्स, आज के चैप्टर्स, किसी में भी? No? Shall we end the session then?
ग्रीन, देखिए ग्रीन शू को इतना बस एक समझ लीजिए कि एक तरीके से इसको बोला जाता है ओवर अलॉटमेंट बोला जाता है इसको। इसको एक टर्म याद रखिए, ओवर अलॉटमेंट। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को, जैसे इनिशियली जो कि प्लान किया गया, मान लीजिए इस नंबर को देखिए कि 5 इनिशियली ऑफर करने वाले हम लोग, आईपीओ है मान लीजिए, आईपीओ में करने वाले हैं कि 5 शेयर्स है वो इन्वेस्टर्स को हम लोग ऑफर करने वाले हैं। लेकिन अगर डिमांड फिर भी ज्यादा होती है, इफ लेट्स से डिमांड इज हायर, 5 ऑलरेडी अलॉट हो गए पर उसके बाद भी 6-7 लोग और हैं जो आगे डिमांड कर रहे हैं, तब वो कंपनी क्या करेगी, अपनी इनिशियल प्रोविजन से क्या करेगी, ज्यादा सेल करने को तैयार हो जाएगी। ठीक है, वो ज्यादा शेयर, जैसे उसने पहले 5 किया था, अब वो सोचेगी ठीक है डिमांड ज्यादा, तो मैं 5 नहीं मैं 8 शेयर्स को कर देती हूँ। राइट, तो वो हो जाता है ग्रीन शू, ओवर अलॉटमेंट। ठीक है, अभी क्लियर? अभी ग्रीन शू का मतलब क्लियर है? मतलब जो उन्होंने ओरिजिनल अमाउंट बोला है उससे ज्यादा अगर वो अलॉट करते हैं, तब वो ग्रीन शो होता है। यस। ओके, एनीथिंग एल्स? नो? ठीक है, तो फिर एंड करते हैं आज का सेशन। एंड यस, फिर उसके बाद कल के सेशन में भी सेम 9 o'clock मिलेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू देन, गुड नाइट एवरीवन।